डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जिसको कहते हैं लैटिस ओरिएंटेड मॉडल फॉर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक ऐसा मॉडल है जो ये हमें समझाता है कि कोई सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर रहता है और वही सॉल्ट अगर हम मोल्टन फॉर्म में लेंगे, मोल्टन फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन में नहीं, मोल्टन फॉर्म में लेंगे तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमारे पास में दो अहम मॉडल हैं। एक मॉडल है गैस ओरिएंटेड मॉडल या कंडेंस्ड गैस मॉडल और दूसरा है ये लैटिस ओरिएंटेड मॉडल। यानी ये मॉडल्स इस तरह है, सपोज एक बताता है कि गैस को अगर हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस तो वो बन जाता है लिक्विड। मान लीजिए अगर हमारे पास में गैसियस सोडियम क्लोराइड है, उसको हमने कंडेंस किया और वो लिक्विड बन गया। इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्यों आती है इसमें। और दूसरा जो मॉडल है वो है अगर हम लैटिस लेंगे, लैटिस यानी सॉलिड क्रिस्टल लेंगे सोडियम क्लोराइड का, उसको मेल्ट करेंगे और वो लिक्विड बन जाएगा, यानी लिक्विड सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि लैटिस का और लिक्विड का क्या लेना देना, क्योंकि लैटिस में अलग शेप और स्ट्रक्चर रह जाता है, मतलब होता है, और जबकि वही मोल्टन फॉर्म में जब होता है तो वो मोल्टन फॉर्म में जो सब्सटेंस होती है उसका शेप, साइज वगैरह जो है वो, या उसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी जो हमको समझनी है। देखो, मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा सबसे पहले, जिस पे से बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूँ, सोडियम क्लोराइड को मैं मेल्ट कर दूं, क्या कर दूं? मेल्ट। तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये बात याद रखना, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम इसी मेल्ट को एक्सरे से देखते हैं, यानी इसके ऊपर जब हम एक्सरेज डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, और इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो कम हो जाती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम रहती है, यानी डिक्रीजेस। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में जो अपोजिटली चार्जेड यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है, सोडियम क्लोराइड की बात बोल रहा मैं, ये इतनी डिस्टेंस है, मान लीजिए ये इतनी डिस्टेंस है। जबकि अगर मैं यही मोल्टन फॉर्म में ले लूँ, किस में ले लूँ? मोल्टन फॉर्म में, तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड का लेंगे, सॉलिड और मोल्टन, मैं एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस बता रहा हूँ यहाँ पे। मोल्टन फॉर्म में लिथियम क्लोराइड का अगर हम लेंगे, यहाँ पे 2.66 एंगस्ट्रॉम रहता है ये आयन्स के दरमियान डिस्टेंस, जबकि यही अगर हम मोल्टन फॉर्म में लेंगे वहां पे रहता है 2.47 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से अगर हम लिथियम ब्रोमाइड लेंगे, LiBr, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिथियम पॉजिटिव और Br नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 2.85 एंगस्ट्रॉम, जबकि अगर हम यही डिस्टेंस इसके मोल्टन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में लेंगे, मेल्ट करके लेंगे, तो वो रहेगी 2.68 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि डिक्रीज हो गई है। या लिथियम को छोड़ो, हम सोडियम आयोडाइड लेंगे, सपोज सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड में 3.35 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस रहता है बिटवीन सोडियम आयन्स एंड आयोडाइड आयन्स। लेकिन यही डिस्टेंस अगर हम
इसमें देखेंगे मोल्टन फॉर्म में तो 3.15 ही रहती है एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये डिस्टेंसेस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, यहाँ पे मैं बोलूँगा, या इंटर आयोनिक जो डिस्टेंसेस है, ये तो कम हो जाती है। इसके हिसाब से वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेज। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाय 10 to 25%, इतना इंक्रीज होता है। अब ये कैसे है भाई? ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्टिंग है दोनों। बात समझ में आ रही है? ये होगी एक बात। दूसरा जो पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, जब मैं सॉलिड फॉर्म में लेता हूं क्रिस्टल, तो वहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, यानी यहां पे ये बिल्कुल तमीज से बैठे हुए रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम ये लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है ज़्यादा दूर तक नहीं रहता, ये रहता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी शॉर्ट रेंज। समझ में आया? तो मैं ये कहूँगा कि एक्सरेज से हमें ये पता चल जाता है कि सॉलिड एक चीज़ रखता है, यानी आपस में जो इंटरआयोनिक डिस्टेंस है वो रह जाती है या कम हो जाती है, यानी ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ लिक्विड फॉर्म में। लेकिन साथ ही साथ सॉलिड से जब हम लिक्विड जाते हैं तो ऑर्डर जो रहता है, ऑर्डर वो कम हो जाता है, यानी इसमें रैंडमनेस ज़्यादा आती है। या मैं बताऊंगा कि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये हमें एक्सरे से पता चल जाता है। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें याद रखता है कि ये कुछ चीज़ें क्रिस्टल के जैसी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ये क्रिस्टल से हट के बनाता है। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, ये वाली, यानी जब हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे वहाँ पे रैंडमनेस बढ़नी है थर्मल मोशन से। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी थर्मल मोशन बढ़ जाती है और ये रैंडमाइज हो जाते हैं, यानी इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर से शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है। ये मैं बोलूँगा दीज टू स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टरी, ये बिल्कुल अपोजिट है। यानी अगर डिस्टेंस कम हो रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है लिक्विड में, या इंटरआयोनिक डिस्टेंस कम हो रही है, देखो कम हो रही है इनसे, तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग है। तो इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट है, यानी इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है और इसको हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। तो ये रीज़न हम डिस्कस करेंगे, यानी वाई दिस कंट्राडिक्शन, वाई दिस कोलैबोरेटी, वाई कंट्राडिक्शन। अब ये जो कंट्राडिक्शन है ना, इसके लिए हमारे पास में एक क्लू है, क्लू बोलूंगा मैं। क्लू क्या है? क्लू ये है कि जब हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी सपोज सोडियम क्लोराइड, उसकी कंडक्टेंस कम रहती है, कंडक्टेंस बहुत ही कम। लेकिन जब हम उसको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, मोल्टन फॉर्म, तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस मोल्टन फॉर्म में ऑलमोस्ट 10⁻³ टाइम्स इंक्रीज होती है, यानी बढ़ जाती है। सॉरी, 10⁻³ to 8 टाइम्स बोलूंगा, 10⁻³ to 8 टाइम्स कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, यानी ये बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर बन जाता है। और एक बात, और एक जो इसमें क्लू है वो ये है कि यहाँ पे जो मोबाइलिटी है सॉलिड में, इसमें मोबाइलिटी कम रहती है, जबकि इसमें मोबाइलिटी 10⁻³ टाइम्स बढ़ जाती है। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं यहाँ पे आयोनिक मोबाइलिटी बताऊंगा, मोबाइलिटी, आयोनिक मोबाइलिटी। अगर मैं सॉलिड में लूंगा आयोनिक मोबाइलिटी तो वो बहुत ही कम है, यानी उतने मोबाइल नहीं है ये आयन्स। लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये आयन्स मूव होते हैं, मोबाइलिटी मीन्स मूव होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फास्ट होते हैं। कितना? 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा इससे, इसके मुकाबले में ये आयन्स ज़्यादा फ्रीली मूव होते हैं,
ऐसा क्यों होता है? अगर हमें ये चीज़ पता चल गई तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है, यानी एक्चुअल में वॉल्यूम क्यों बढ़ता है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्यों कम होती है, और इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन क्यों है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन होती है बाय यूजिंग दिस मॉडल। ये मॉडल जो है, ये जो मैंने अभी आपको बताया लैटिस ओरिएंटेड मॉडल, ये लैटिस ओरिएंटेड मॉडल ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है, हमें दिखाता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। जब हम सॉलिड में लेते हैं, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भले ही ज़्यादा हूँ, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भले ही कम हूँ, यानी यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर इतना है तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, यानी इंटर आयोनिक डिस्टेंस, दो आयन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पे दो आयन्स के बीच में डिस्टेंस कम। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा है। ऑर्डर मतलब ये एक खास अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं बिल्कुल तमीज़ से, लेकिन इनके बीच में कोई तमीज़ नहीं है। ये नज़दीक नज़दीक तो है आयन्स, लेकिन इनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं है, ये रैंडमली बैठे हुए हैं। और इस रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इनके बीच में यहाँ पे स्पेस बन जाती है, स्पेस, या मैं बोलूँगा वैकेंसीज बन जाती है, वैकेंसीज, यानी यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है, फ्री वैकेंसीज ज़्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज़ मैं समझा दूंगा आपको। सपोज मेरे पास में 8 आयन्स लूँगा मैं, यानी सपोज सोडियम क्लोराइड के लिए 4 पॉजिटिव आयन और 4 नेगेटिव आयन, और इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है, ये समझ लेना। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये समझ में आ रही है बात? इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, लेकिन बैठे ये रैंडमली, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटरआयोनिक डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इंटरआयोनिक डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है या वैकेंसीज है वो कम है, तो इसका वॉल्यूम इतना बन जाएगा। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम इतना बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम, यानी वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा। यहाँ पे और यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पे और यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम। अब बात समझ में आ गई? शाबाश। अब ये चीज़ जो ना, ये चीज़ हमें और एक बात भी समझा देती है। ये जो वैकेंसी मॉडल मैंने यहाँ पे बताया, जो वैकेंसी से मैंने आपको एक्सप्लेन की बात, वो हमें और एक चीज़ दिखाती है, और एक चीज़ सिखाती है। हमें मालूम है कि सॉलिड फॉर्म में वॉल्यूम कम रहता है, लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हर जगह ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेंगे, जैसे सीशियम, सीशियम नहीं, कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, स्ट्रोंशियम लेंगे, अगर आप इनके क्लोराइड्स लेंगे या ब्रोमाइड्स लेंगे, आयोडाइड्स लेंगे, इनमें वॉल्यूम इंक्रीज कंपैरेटिवली कम होता है। जबकि अगर आप सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, इनमें इंक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना। इनके कंपैरिजन में अगर हम इनको भी मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। इससे हमें और एक क्लू मिल जाता है, क्या? सीशियम, स्ट्रोंशियम क्लोराइड वगैरह में ऑलरेडी स्पेसेस ज़्यादा रहते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा है, जबकि इनमें स्पेसेस उतने ज़्यादा नहीं है। जब हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये इनका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसेस वहाँ पे थे, थोड़ी सी स्पेस और बढ़ गई। यहाँ पे तो स्पेसेस बहुत ही कम थे, लेकिन जब हम लिक्विड फॉर्म में इसको ले जाते हैं तो स्पेसेस बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? अब ये जो स्पेस का बढ़ना है, ये स्पेस इंक्रीज होना, इससे हमें और एक
लेसन मिल जाता है और एक आइडिया मिल जाता है। वो आइडिया है या वो कॉन्सेप्ट है, वो है आयोनिक कंडक्टेंस का, यानी इसकी कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये है सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सपोज सोडियम क्लोराइड ही लूंगा अभी मैं, इसमें वैकेंसीज कम है, ठीक है। इसको मैंने मान लो सेल में डाल दिया एक, या एक तरफ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, या यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। और दूसरी तरफ से मेरे पास में है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसमें भी मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन्स को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, लेकिन बात यह है कि यहां पे मूव होने के लिए यहाँ पे मूव होने के लिए जगह नहीं है, जबकि यहाँ पे मूव होने के लिए स्पेस है। वो जो वैकेंसीज है ना, वही उसी को बोलता मैं स्पेस। यहाँ पे आयन इस जगह से इस जगह मूव कर सकता है, इस जगह से इस जगह मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, इधर से इधर, क्योंकि इसमें स्पेस है मूव होने के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं लिक्विड फॉर्म में लूंगा, लिक्विड, और सॉलिड फॉर्म में लूंगा, तो सॉलिड फॉर्म में आयोनिक मोबाइलिटी जो रहेगी, आयोनिक मोबाइलिटी मतलब मूवमेंट या फ्लो, वो कम रहेगा, जबकि लिक्विड फॉर्म में ये मोबाइलिटी बढ़ जाएगी। मोबाइलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है, एक जगह मोबाइलिटी कम होगी और दूसरी जगह मोबाइलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे मोबाइलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आयन्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ इजीली मूव होंगे। जब ये मूव होंगे तो यहाँ पे कंडक्टेंस आ जाएगी। कौन सी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस नहीं बल्कि आयोनिक कंडक्टेंस। मैं बोलूँगा आयोनिक कंडक्टेंस। कब मूव होंगी, जब मोबाइलिटी, आयोनिक मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, यानी आयोनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबाइलिटी। जहां पे मोबाइलिटी ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा। दैट इज वाई कि सॉलिड स्टेट में भी आयन्स रहते हैं, लिक्विड स्टेट में भी आयन्स रहते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इजीली मूव नहीं करते, जबकि मोल्टन स्टेट में ये इजीली मूव करते हैं। याद रखना, मैं मोल्टन स्टेट की बात करता हूं। यहां पे मैंने कोई पानी नहीं मिलाया, मैंने इसको डिजॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ मेल्ट किया, यानी मैंने जो इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस थे उनको ब्रेक करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उससे वैकेंसीज क्रिएट हो गई तो आयन्स इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको मूव होने के लिए जगह है, और आयन्स मूव करेंगे तो आयनिक मोबाइलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। यहाँ पे मूव होने के लिए जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर, जिसको हम कहते हैं कौन सा मॉडल, लैटिस ओरिएंटेड मॉडल। अब इस लैटिस ओरिएंटेड मॉडल को समझने के लिए हमारे पास में दो मॉडल्स और हैं। वो मॉडल्स क्या है, वो है मॉडल्स ऐसे जो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि होल्स कैसे आ जाते हैं और ये वैकेंसीज कैसे आ जाती है, ये वैकेंसीज कैसे फंक्शन करती है, ये कैसे काम करेंगी, और ये जो वैकेंसीज का काम करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज कैसे काम करेंगी, यानी वैकेंसी से मोबाइलिटी क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना है।